तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए प्रैक्टिस टेस्ट में। तो अगर बात करें तो यह आपका यूथ कंपटीशन टाइम का बुक है और इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे और रीजनिंग के बाद जो है हम मैथ सॉल्व करेंगे। और बात करें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन करेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही जो है हम मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जो है टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। और देखिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है जनरल अवेयरनेस सॉल्व करेंगे, जनरल अवेयरनेस के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए हम सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सॉल्व करते हैं। तो 61 नंबर से हमारा जो है जनरल अवेयरनेस शुरू है और यहाँ पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है रूस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, अगर बात करें 61 नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा जापान। दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटाइप जापान देश ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना आपका 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और इस डिवाइस में आपका 100 Gbps जो है Gbps पर 300 फीट से अधिक तक के एरिया को यह कवर करने में सक्षम है। और 62 नंबर कह रहा है कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें देखिए 62 में हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो 62 में ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 25 से 27 जून के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ यानी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं बैठक की आयोजक नई दिल्ली भारत में हुआ था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा प्रहलाद जोशी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भीम बेटिका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो भीम बेटिका गुफाओं की जो खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957 से 58 के बीच हुई थी। और बात करें तो देखिए भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो यह आपका भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में यह स्थित है। और कहाँ पर, तो रायसेन जिले में। कहाँ पर, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो है यह आपकी ये स्थित है। और यह गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हुई है। यह पूरा पाषाण काल गुफा आवास है, जिसकी निरंतर मध्य ऐतिहासिक काल तक हुई है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु ने की थी। किसकी, तो इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर विष्णु ने इसकी खोज की थी। और बात करें श्रीधर व आपके वाणकर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। और देखिए 2023 में कब, तो 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दिए गए शासकों का जो है कालानुक्रम क्या है, यानी उनका कौन सा काल जो है उनके क्रम को दर्शाता है। तो तैमूर है, मोहम्मद गजनबी है, चंगेज खां है और मोहम्मद गौरी है। तो देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले मोहम्मद गजनबी हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी का जो शासनकाल रहा है वह 1998 से कब तक रहा है, तो 1030 तक, 1030 तक इसका रहा है मोहम्मद गजनबी का। उसके बाद कौन आया, तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है, तो 1173 से यह रहा है आपका 1206 तक। और बात करें उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का जो अगर बात करें अवधि, तो इसकी जो अवधि है 1206 से आपका 1227 तक।
ये चंगेज़ खान हो गया। उसके बाद आया तैमूर। तैमूर की बात करें तो यह था 1370 से 1405 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर सी हम विकल्प करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा कि पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना जो है खोला था। तो कहाँ पर था? तो देखिए, मद्रास तो होगा नहीं, ये आपका था मुसलीपट्टनम। क्या आपका मुसलीपट्टनम? देखिए तूतीकोरिन दे रखा है, यह भी नहीं होगा। और आपका यानाम, यह भी नहीं होगा। यह होगा, यह कब कहाँ होगा? तो देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है अस्थायी रूप से खोल दिया था। अगर इसका उल्लेख की बात करें तो अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ पर खोला था? तो 1613 में सूरत में। कहाँ पर? तो सूरत में जो इनका स्थायी कारखाना था वह आपका 1613 में। और ये आपका मुसलीपट्टनम जो है आपका है ये 1611, ये आपका अस्थायी कारखाना था। आगे देखिए, आगे कह रहा है 66 नंबर कि किस वर्ष जो है तत्कालीन आपका शाहजहाँ चार्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की गई थी। किया था। उस ऑप्शन है 1910, 1911, 1907 और 1913। तो देखिए, अगर बात करें आधिकारिक रूप से कौन से ब्रिटिश ने भारत को राजधानी घोषित कर दिया था, तो यह कौन था? तो अगर बात करें तो यह था आपका, अगर इसकी बात करें तो 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने ब्रिटेन ने भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके जो है दिल्ली को करने के लिए आधिकारिक घोषणा की। यह घोषणा कब हुई थी? तो 1912 में। यह घोषणा जो हुई थी 1912 में, यह आपका लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? ये आपका राजधानी घोषित हुई थी 1911 में और लागू हुई थी 1912 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे उस समय जो आपके वायसराय थे वह कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। और बात करें 1910 से 1916 तक, 1916 तक जो है यह थे। और 1911 में ही बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था। आगे देखिए, कह रहा है 67 नंबर, भारतीय सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? अगर बात करें अपनाया की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर देखिए 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 हो जाएगा कि भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। कितनी? 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर आपका कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर आपका केसरिया रंग होता है। और बीच में जो आपका होता है, बीच में आपका सफ़ेद कलर होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है? तो सबसे नीचे आपका हरा रंग होता है। और बात करें हरे रंग की पट्टी है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की। देखिए अनुपात भी पूछा जाता है। यह लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो आपका होता है 3 रेशो आपका 2 होता है। यह सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र होता है और उस चक्र में आपकी 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा 67 नंबर में। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के डैश डैश ले लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा का संविधान तो होगा नहीं, यह होगा आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। और यह बात करें तो भारत संविधान का भाग चौथा, आपका भाग चौथे में जो है अनुच्छेद किस में? तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत के एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 69 नंबर, कह रहा सौर मंडल का आपका हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो आपका प्रस्तुत किया गया था आपका जॉन्स केपलर, यह भी नहीं है। और गैलीली, यह भी नहीं है। विलियम हर्सले, यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निकोलस कापरनिकस। देखिए सौरमंडल का सूर्य जो होता है वह केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कापर्स ने दिया था। और बात करें निकोलस कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है।
उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी सूर्य का जो है चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर निकोलस कापरनिकस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा बेरिंग जलडर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो 70 नंबर है, कह रहा कि आपका बेरिंग जल डमरू जो मध्य है वह किसे जोड़ता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 70 का जो हो जाएगा, अगर बात करें हिंद महासागर और जावा सागर, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि यह जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किसके? तो देखिए यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। और अगर भूभाषित भाग पूछा जाए तो अलास्का और साइबेरिया रूस में जोड़ता है। और हिंद महासागर और जावा सागर किसे जोड़ते हैं? हिंद महासागर और जावा सागर किसे जोड़ते हैं? ये आपके सुंडा को। किसे? तो सुंडा को। देखिए सुंडा को यह भी पूछा जाता है। और बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर किसे जोड़ते हैं? तो यह जोड़ते हैं आपके, इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिब्राल्टर को। किसे? जिब्राल्टर को यह जोड़ते हैं। और बात करें हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किसे जोड़ते हैं? तो हडसन को। हडसन को। और अगर भूभाजित भाग पूछा जाए तो इसका भूभाजित भाग जो हो जाएगा वो कनाडा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी नोवेस्टर्स से संबंधित हैं। तो यह ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। देखिए पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल है और असम भी है। केरल में काल बैसाखी को काफ़ी सावर कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नियोजक को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजक को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो देखिए इसका भी ऑप्शन पहला हो जाएगा कि आपका समावर्ती सूची में। किस में? तो इसे भी समावर्ती सूची में रखा गया है। अगर बात करें तो आर्थिक नियोजक को समावर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। एम विश्वोथरैया को आर्थिक नियोजक का जनक कहा जाता है। किसे? एम विश्वोथरैया को जो है आर्थिक नियोजक का जनक कहा जाता है। कह रहा भारत में, देखिए क्या पूछ रहा है 73 नंबर में, कह रहा भारत डैश डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो कौन सा जो सन था वह सन आपका था? अगर बात करें 73 में तो देखिए 1857 नहीं था, यह था 1858। 1859 भी नहीं है, 1856 भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंपा गया था। भारत का गवर्नर जनरल का वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 74 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो देखिए यह आपका मेघालय तो होगा नहीं, यह आपका हो जाएगा मणिपुर। कौन सा हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा मणिपुर। तो देखिए 21 से 30 नवंबर, कितना? 21 से 30 नवंबर प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले संगई हिरण के नाम पर रखा गया है। संगई मणिपुर का राज्य पशु है और इस महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी वह 2010 से शुरू हुई थी। यहाँ पर जो है यह जो उत्सव है मनाना शुरू हुआ था वह 2010 में हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन मुख्य उद्देश्य मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है। 75 नंबर कह रहा भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना तो है नहीं, ये आपके मेवाती घराना हो जाएगा। कौन सा घराना हो जाएगा? यह मेवाती घराना हो जाएगा कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराना जिसे जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं, हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से यह एक है। इसकी नींव उस्ताद धग्गे नाजिर खान और उनके बड़े भाई उस्ताद वाहिद खान ने रखी थी। इस घराने के अन्य प्रसिद्ध कलाकार
मोतीराम, मणिराम और संजय अभ्यंकर इत्यादि हैं। 76 नंबर कह रहा है कि पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा जयराम रमेश। कौन हो जाएंगे? जयराम रमेश हो जाएंगे। आप बात करें टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश हैं। यह किताब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से यह संबंधित है। बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न पर। और पहला 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी इसमें पुस्तक है जो अमर्त्य सेन से संबंधित नहीं है? तो देखिए पॉवर्टी एंड फेमसी ये तो है, और आन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यह भी है, और पॉवर्टी ऑफ इंडिया यही नहीं है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया यही नहीं है, और रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट यह भी है। तो देखिए पॉवर्टी एंड फेंस ये अमर्त्य सेन की है। और देखिए अगर बात करें पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसकी है? पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी जी की है। किसकी? दादा भाई नौरोजी जी की। दादा भाई नौरोजी जी की है। तो कौन सा हमसे पूछ रहा था कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉवर्टी ऑफ इंडिया अमर्त्य सेन जी की नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी जी की है। आगे कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश डैश मार्च को मनाया जाता है। तो यह जो आपका मनाया जाता है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हर साल 8 मार्च को। कब? तो हर साल 8 मार्च को यह मनाया जाता है। और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिला आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को उपलक्ष्य में या इस उत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हम देखिए ऑप्शन पहला ही हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कि साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनकी काव्य रचनाएं जैसे गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में दिया गया था। गीतांजलि के लिए जो है उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में कब? हाँ, तो 1913 में उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। और अमर्त्य सेन जी को कब मिला था? तो अमर्त्य सेन जी को मिला था 1998 में। अमर्त्य सेन जी को मिला था 1998 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सीवी रमन को जो यह पुरस्कार जो मिला था वह 1930 में मिला था। 1930 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और 80 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा देखिए आपका वाशिंगटन डीसी तो होगा नहीं, जिनेवा भी नहीं होगा, ये आपका न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा। कौन सा? न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा। अगर बात करें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ तो इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो 1945 में हुई थी। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए आगे बात करें न्यूयॉर्क सिटी की तो आपका राष्ट्रमंडल आगे देखिए 81 नंबर कह रहा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए रवीश मल्होत्रा ये तो नहीं होंगे, सुनीता विलियम्स ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा जो है अगर बात करें इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को। 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाला में। पटियाला में इनका जन्म हुआ था। और बात करें पटियाला कहाँ पर है? तो पंजाब में। सन 1984 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोवियत संघ के जोयुस T11 अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों यूरी यूरी मोलिसेव और गोनादी सेक्लोवा के साथ यह गए थे। तो ऑप्शन जो है हमारा राकेश शर्मा हो जाएगा।
और इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट के लिए कोर्ट पर खेला जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रोलैंड गैरास। क्या हो जाएगा? रोलैंड गैरास हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंच ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून के शुरुआत में 2 सप्ताह के मध्य पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरास में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है तथा इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग की बात करें, इसका जो स्टार्ट आपका 1891 ईस्वी में हुआ था। अब वर्ष 2024 में इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कॉल्स लाकरेज यानी स्पेन से यह संबंधित थे। और 83 नंबर क्या कह रहा है? 83 नंबर कह रहा है भारत के 21 शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 83 का ये हो जाएगा जयपुर को। जयपुर को जो है जो पिंक सिटी गुलाबी के नाम से जाना जाता है और पूर्व का पेरिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। और मसालों का बागीचा केरल को। उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। संतरों की नगरी नागपुर को। और पर्वतों की रानी मैसूरी को। और आगे बात करें धान की डलिया छत्तीसगढ़। अभी देखिए 84 नंबर है, कह रहा है NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या होती है? तो देखिए ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम प्रति मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ओम मीटर हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है क्या 86 नंबर 10 न्यूटन की बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो यह का आपका इसका कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका कार्य पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें किया गया कार्य यानी बल गुणे बल की दिशा, यानी आपका बल गुणे बल की दिशा 10 गुणे 5 हो जाएगा। और बात करें यह 50 जूल हो जाएगा, 50 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कार का मात्रक हमारा जूल ही होता है। आगे देखिए 87 नंबर कह रहा है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी से प्रक्षेपित होती है? यह हो जाएगा देखिए आपका 75 डिग्री पे। इस पे तो 75 डिग्री पे। और वह अधिकतम परास दूरी तय करता है। परास बराबर क्या होता है? तो परास का रेंज क्या होता है? यह होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या होता है? तो आपका जी होता है, स्मॉल जी होता है। कह रहा वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक जो है दृढ़ होता है। क्या कह रहा है? कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक आपका दृढ़ होता है, तो किस में होता है? कह रहा ठोस है, द्रव्य है, गैस है और वाष्प है। तो ये जो हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। कह रहा पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर देखिए कि अगर सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है उसे उस पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु बहुत ही पास पास होते हैं जिसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो आपका सोना, चांदी, गैलियम और जर्मेनियम। तो बात करें 90 का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। ये देखिए गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग आपका इसे Ga से जो है डिनोट करते हैं। और यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है। यह सामान्य ताप में तरल अवस्था में होती है। और 91 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आपका देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी कम गलनांक और क्वथनांक, इसका गुण नहीं है। देखिए
अगर बात करें आयनिक यौगिक का ठोस जो होता है वह आपका आयनिक यौगिक का जो ठोस होता है NaCl और KCl, और बात करें तो आपका CuSO4। यह देखिए आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के लिए कारण विद्युत का चालक होते हैं। आयनिक जो होते हैं वह यौगिक के गलनांक में क्वथनांक उच्च होते हैं और आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल के अघुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी विकल्प हम इसमें करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि एम्पीग्राफी का अभिप्राय क्या है, तो कह रहा है 92 नंबर में, तो यह क्या होते हैं, कंकालों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए एम्पीग्राफी का जो आपका अभिप्राय क्या है, तो शिलालेखों का अध्ययन, किसका, शिलालेखों का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी जो ऑस्टियोलॉजी में क्या किया जाता है, तो कंकालों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। और कार्टोग्राफी में क्या किया जाता है, तो कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। और आपका न्यूमिस्मैटिक में जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो चारों विकल्प कर आपके क्लियर हो गए। कह रहा होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो 93 नंबर में होमोसेपियंस जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो दिया गया है वह आपका सी लिनियस के द्वारा, किसके, सी लिनियस के द्वारा, स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस आधुनिक मानव विज्ञान का नाम शब्द दिया गया है। कह रहा है श्वसन पथ में पच्छाम की क्या भूमिका होती है। अब बात करें, देखिए एक मिनट, अब इसमें देखिए 93 नंबर होमोसेपियंस आपका सी लिनियस हो गया। ये आपका देखिए बात करें अगर बात करें बिल्ली को वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस कैटस। और मेढक का क्या है, तो राना टिग्राना। सरसों का क्या है, तो बेसिका कंपेस्ट्रस। धान का आइराइज स्टावा। और गेहूं का ट्रिटिकम एक्सटीबम। आम का मैंगीफेरा इंडिया। तो आपको वैज्ञानिक नाम भी पूछा ही जाता है। श्वसन पथ पर पच्छाम की क्या भूमिका होती है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला तो होगा नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। यह आपके अंतःश्वसित और उच्छ्वासित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं, यह तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो है श्वसन पथ में पश्चाम फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो आपके जैसे नाक हो गया, स्वतंत्र यंत्र हो गया, श्वास नालिका हो गई, ये फेफड़े, ये मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य जो है घटक होते हैं। कह रहा कि पैक्सिनिया ग्रेमिनस कवक डैश डैश होता है, तो देखिए 95 नंबर है। तो देखिए गन्ने में लाल सड़न, ये तो होगा नहीं। मनुष्य में दाद, ये भी नहीं है। आलू में रेड वाइट, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा गेहूं में ब्लैक रस्ट है, यानी गेहूं में काला कीट रोग जो होता है वह पैक्सिनिया ग्रामिक्स से आपका होता है। और गन्ने का लाल सड़न किसके द्वारा होता है, तो आपका कैलेटो कैलेटोट्राइकम कैलेटोट्राइकम फाल्केटम से। और मूंगफली का जो आपका टिक्का लगता है, मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है उसको स्कारसोर्पो पैरासोनोट कहा जाता है। और बाजरे का ग्रीन ईयर रोग जो होता है वह आपका स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिनोकोल कहा जाता है। और आलू में जो आपका झुलसा रोग होता है ना, उसे फाइटोफैथोरा इंस्प्लेंटिस कहे जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में जो है मदद करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने को विकास करने में जो है मदद करता है, तो 96 है। तो आपका एथिलीन तो होगा नहीं, और साइटोकाइनिन भी दे रखा है, ये भी नहीं है। एक्सबेक्सिस एसिड, ये भी नहीं है। ऑप्शन ही हो जाएगा जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। यह पौधे के तनों के विकास, बीजों के अंकुरण और जो है विकास यानी डेवलपमेंट में मदद करता है। इसकी खोज 1926 में जो है कुरसोवा ने किया था। किसने, कुरसोवा ने इसका खोज किया था 1926 में। कुरसोवा कुरसोवा ने जो है 1926 में इसकी खोज की थी।
जिबरेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जिबरेलिन हार्मोन्स का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। कह रहा है सीपीयू को गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को जो मापा जाता है वह आपका मेगाहर्ट्ज़ में। और कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज़ इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रिया 1 सेकंड का समय लगाता है तो इसी को गति को हम हर्ट्ज़ कहते हैं। 98 कह रहा है एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो, और यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो है किया जाता है? तो आपका कंट्रोलर तो होगा भी नहीं, डिबगर ही नहीं होगा, ये होगा आपका कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। देखिए कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तर भाषा कोड को बाइनरी कोड भाषा में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा और एग्जीक्यूट जो है किया जाता है। मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को परावर्तित करके प्रक्रिया को कंपाइलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। कह रहा संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो है सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो 99 नंबर है। तो देखिए वायुमंडल तो होगा नहीं, तापमान भी नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, ये होगा हरे पौधे। जैविक घटक क्या होते हैं? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी सजीव घटकों को जैविक घटक में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे जलचर, नभचर और स्थलीय जीव जैसे हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। और अजैविक घटक क्या होते हैं? तो देखिए अजैविक घटक में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले ऐसे निर्जीव पदार्थ आपके जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल, अक्षांश, यह सब होते हैं अजैविक घटक में। और आगे कह रहा है इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो ये आपका सूखे पत्तों का मिट्टी में दबकर निपटान करना। ऑप्शन पहला ही हो जाएगा कि सूखे पत्ते को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूलन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है, जो कुछ इस समय बाद खाद में परिवर्तित होता है। सिक्का उपयोग करके पोषक तत्व प्रदान किया करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं जो है हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं। 40 नंबर हमने जो है जो जनरल अवेयरनेस से देख लिया। क्या कह रहा है? कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो शर्ट का परिधान दे रखा है, तो हार का पूछ रहा है। तो जंजीर तो होगा नहीं और ना ही आपका सोना होगा, ये होगा जाएगा आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार शर्ट क्या है? तो एक कपड़ा है, उसी प्रकार हार क्या है? एक आभूषण है। परिधान मतलब क्या होता है? तो परिधान मतलब आपका कपड़ा ही होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिससे छठे अक्षर समूह से उसी संबंधित है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से, तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। तो अगर बात करें क्या दे रखा है आपका LST लास्ट दे रखा है, LAST दे रखा है ना, और क्या दे रखा है MQ और W दे रखा है। तो क्या दे रखा है आपका? देखिए L है और M है और क्या है, एक मिनट, L है, S है और T है। L यहीं पर 12 पे होता है, S 19 पे होता है, T आपका 20 पे होता है। M देखिए MQ और क्या है? तो आपका W है। M 13 पे होता है और Q आपका 17 पे होता है और W आपका 23 पे होता है। तो यहाँ से चले तो +1 हमने कर दिया, और यहाँ से चले तो -2 कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक चले तो हमने क्या किया? तो +3 कर दिया। क्या हुआ? आपका +1 -2 और +3, यही आपका पैटर्न चल रहा है। अब फिर देखिए यहीं पर कि OPLMS है। क्या है कि OPLMS है? यही यह फार्मूला ये वाला भी लगेगा। हमें सीधे चलते हैं HNT पे चलते हैं। तो H हमारा 8 पे और N हमारा 14 पे और T हमारा 20 पे। तो क्या हुआ था? तो सबसे पहले हमारा +1 हुआ था। +1 करेंगे
तो हमारा देखिए 1 मिनट +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 9 मिलेगा और 9 पे हमें क्या मिलता है, तो 9 पे हमारा क्या होता है, तो देखिए आपका एच है ना, एच है, तो एच के एक पहले आप करेंगे, एच के देखिए एच है ना, तो यहाँ पर एच पे अगर हम देखिए यहाँ पर अगर हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे जी, 1 मिनट देखिए यहाँ पर इसको एच एन और टी है, एच एन टी है। देखिए यहाँ पे अगर जी पी और क्या है तो हमारा हो जाएगा क्यू, जी क्यू हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहीं पे +1 करते हैं तो देखिए आपका 7 पे होता है, या 16 पे होता है, और ये आपका 17 पे होता है। तो यहाँ अगर +1 करें तब जाके हमें जो है 8 मिलेगा, जो कि आपका एच होता है। और यहाँ पे जो है हम क्या कर दें, -2 कर दें, -2 कर दें तो देखिए एन हमारा 14 पे होता है, और यहाँ पे हम कर दें प्लस का 3 कर दें तो टी हमारा 20 पे होता है। तो देखिए हमारा प्रश्नवाचक मार्ग पे क्या आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक मार्ग पे हमारा ऑप्शन नंबर सी विकल्प जी पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी पी क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। यहाँ हमें लेकर चलना है ना, इस वजह से जो है हमारा जी की पी क्यू हमारा यही आपका आएगा, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए कह रहा उस विकल्प का उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो क्या दे रखा है आपका, तो अगर देखिए आपका 4 है, 8 है, और क्या है 35 है, 51 है, और क्या है 176 है, 176 है। आगे देखिए अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 8 का क्यूब करना पड़ेगा या 3 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ अगर हम चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए 5 का क्यूब यानी 125। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 176 में 36 अगर हम ऐड करते हैं तो 6 6 12, हासिल का 1, 7 3 10, 10 10 1 11 के 1, हासिल 1, 212 क्या हो जाएगा, 212। अब देखिए यही हमने क्या किया, यहाँ हमने 2 का स्क्वायर करके, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने 4 ऐड कर दिया तो हमें 8 मिल गया। फिर अगर हमने यहाँ पे 9 ऐड कर दिया तो आपका 3 त्रिका 9 त्रिका 27, हमने यहाँ पे 8 और 27 जोड़ा तो 35 हो गया। अब यहीं पर अगर बात करें 4 का स्क्वायर 16, और 16 में जब हम 35 में 16 जोड़े तो 51 मिला, और 5 का क्यूब 125, 51 में 125 जोड़ेंगे तो आपका 176 मिलेगा। और 176 में जो है 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़ देते हैं तो देखिए 212 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। कह रहा उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो 97 नंबर देखिए, अगर हम यहाँ से देखिए अगर 97 से हम चलते हैं 101 पर, तो अगर हम इसमें क्या जोड़ते हैं तो हम इसमें हमें प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना, प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट में कलर को थोड़ा सा बदल दूँ, प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार 101 से अगर हम 107 जाते हैं तो हमें प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 6 ऐड करते हैं। तो अब देखिए यहीं पर 107 से अगर हम यहाँ चलते हैं, 107 से अगर हम प्लस 8 करते हैं तो 107 में प्लस 108 करते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, यानी 115 हमें मिल जाएगा। कितना, 115 मिल जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं यह केवल 115 देखिए विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन में है, बाकी हमारा लास्ट किसी में नहीं है। तो सारे हमारे गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें उत्तर प्राप्त हो गया, तो हमें जो है
थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको बताऊं। अब देखिए यहीं पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को जो दे रखा है इतना लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में आपका डेक्लाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए सी क्यू इसी प्रकार देखिए ए सी क्यू को यहाँ पे पलट दिया है। उसके बाद आपका क्या है U I R E, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर U I R E, यानी आपको इस पैटर्न को जो है यहाँ पर बस पलट दिया है। क्या किया है यहाँ पर पलट दिया। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे आपका ए सी क्यू है। अब बात करें देखिए क्यू को यहाँ ला दिया है और सी को आपका ऐसे ही रख दिया है और ए को आपका यहाँ ला दिया है। बस यही फार्मूला लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए अगर इसे लगाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर कह रहा है किसी निश्चित कुछ भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को जो है KAIPOCHELU लिखा जाता है। माई होम वर्ल्ड को GPO लिखा जाता है। और देखिए सी वाज माई गर्ल को DA MU लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, वर्ल्ड का कोड जो है हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ हम देखिए यहाँ पर आपका माई भी जो है कॉमन है, माई है और वर्ल्ड भी आपका कॉमन मिल रहा है। उसी प्रकार अगर देखें तो कोई इसमें मिल जाएगा और आपका PO इसमें भी मिल जाएगा। फिर यहाँ हम देखते हैं तो माई यहाँ हमें मिल गया और उसके बाद क्या मिल गया, वर्ल्ड हमें यहाँ मिल गया। वर्ल्ड के बाद देखिए PO यहाँ पर भी मिल गया और आपका QI यहाँ पर भी मिल गया। अब देखिए फिर उसके बाद फिर इसको देखिए आपका माई आपको कहाँ मिला, तो देखिए आपका एक मिनट, यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर भी है और आपका माई यहाँ पर भी है। अब बात करें तो हमसे किस का कोड पूछ रहा था, तो हमसे वर्ल्ड का कोड पूछ रहा था। तो वर्ल्ड यहाँ भी है, वर्ल्ड यहाँ भी है। अब बात करें तो PO यहाँ पर भी है, PO यहाँ पर भी, यानी PO इसमें हमारा कोड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है ए का अर्थ आपको घटाव को दर्शा रहा है, बी यहीं पर आपको गुणा को दर्शा रहा है, सी जो है भाग को दर्शा रहा है, तो डी जो है आपका जोड़ को दर्शा रहा है। तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब बात करें देखिए क्या है आपका 3 गुणे आपका क्या हो जाएगा 4 और प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद है आपका सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ भाग है और आपका 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और प्लस का 5 माइनस का 6 और भागा 1 हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 5 आपका कितना हो जाएगा 12 5 17 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा और भागा 1 हो जाएगा। आगे फिर क्या हो जाएगा 17 में से 6 जाएगा 11 आ जाएगा भागा 1 हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। ऑप्शन बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो उस संख्या का चयन करें जो तालिका के प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है आपका प्रश्नवाचक के मार्ग पर आ सकती है। तो देखिए इसमें आपका पैटर्न क्या चल रहा है, पहले स्तंभ से देखें तो 5 6 7 दे रखा है पहले स्तंभ में ना। पहले स्तंभ में क्या दे रखा है आपका, अगर हम करते हैं 5 पे 1 कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं 6 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करके 7 का हम क्यूब कर देते हैं, 7 का क्यूब कर देते हैं, 7 का क्यूब कर देते हैं तो देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 जो है 7 का क्यूब होता है। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो हमें देखिए कितना मिल जाएगा 384 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ में, तो उसी प्रकार हम कर देते हैं क्या, तो उसी प्रकार हम करते हैं क्या, 4 दे रखा है 4 पे 1 कर देते हैं और प्लस 5 का स्क्वायर कर देते हैं
और प्लस हम 6 का क्यूब कर देते हैं। तो अब देखिए कितना मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा और प्लस का 25 मिल जाएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब जो होता है आपका 216 होता है। कितना, 216 होता है। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 245 मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ दे रखा है। अब देखिए, अब स्तंभ थर्ड से चलते हैं। स्तंभ थर्ड से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 पे 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फिर क्या हो जाएगा, आपका 5 दे रखा है ना, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए 3 का 3 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं 19 और प्लस का कितना हो जाएगा, 125। तो यह आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो आपका जोड़ेंगे तो आपका 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अनीता उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करके खड़ी है। कहाँ खड़ी है अनीता, अनीता जो है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। मान लीजिए ये आपकी 4 दिशाएं हो गई। मान लीजिए अनीता कहाँ पर है, तो अनीता मान लीजिए इस उत्तर की ओर मुख करके जो है खड़ी है अनीता। अब क्या कह रहा है, फिर वह जो है 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। 135 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर वह खड़ी है, 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। मान लीजिए 135 डिग्री ये हो गई, 1 मिनट, 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, 135 डिग्री वह वामावर्त घूम गई। फिर कह रहा है उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है। अब 90 डिग्री वह जो है दक्षिणावर्त घूम जाती है। तो यहाँ से यहाँ वह पहुँच गई। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री वह फिर घूम जाती है। 90 डिग्री अब घूमेगी वह, 90 डिग्री, 90 डिग्री वह घूम जाती है। तो कह रहा अब वह मुख किस दिशा की ओर है, तो अब उसका जो मुख हो जाएगा वह उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। कहाँ पर, तो उसका जो मुख हो जाएगा ना, ये वाला दिशा जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जैसे यहाँ से वह उत्तर दिशा में थी यहाँ पर, तो उसका मान लीजिए यहाँ से वह उत्तर दिशा में यहाँ पर थी, तो वह जो आ गई वह आपका दक्षिण में आ गई। अब 90 डिग्री घूमेगी तो वह जो है उत्तर पश्चिम में पहुँच जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले में ही ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से विषम संख्या की पहचान करना है। विषम संख्या की पहचान करना है तो देखिए विकल्प हमारा जो पी दे रखा है ना, पी क्या हो जाएगा, तो जो आपका पी आपका फास्फोरस एक अधातु है, जबकि अन्य जो है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्गजेनिक जो दे रखे हैं यह सब क्या है, जो आपके उपधातुएं हैं। लेकिन आपका जो है पी क्या है, तो आपका अधातु है, बाकी ये सब आपके उपधातु हैं। कह रहा रोहन सुमित का भाई है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। अब देखिए क्या कह रहा है, रोहन जो है, रोहन सुमित का भाई है। मान लीजिए ये रोहन हो जाएगा, 1 मिनट, ये रोहन हो जाएगा और ये किसका भाई है, तो सुमित का भाई है। रोहन सुमित का भाई है और सुमित सुजीता से शादी करना चाहता है। कौन, तो सुमित जो है वह सुजाता से, सुजाता है ना, सुजाता से जो है, सुमित सुजाता से जो है शादी कर, मान लीजिए आपको सुजाता हो गई, सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिश्चंद्र की बेटी है। किसकी, तो हरिश्चंद्र की, देखिए हरिश्चंद्र की बेटी है सुजाता। फिर क्या कह रहा है, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। अब रोहन देखिए, रोहन मान लीजिए है, यह किसे, तो सुनीता को जो है यह तलाक देना चाहता है। ये सुनीता हो गई, सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, यानी जो सुजाता है, ये सुजाता जो दे रखा है और सुनीता जो दे रखा है ये क्या है, दोनों बहनें हैं। तो कह रहा कि हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। अब रोहन देखिए कहाँ पर है, तो रोहन यहाँ पर है और हरिचंद का संबंध पूछ रहा है। तो अगर बात करें तो उसका ससुर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हरिचंद, हरिचंद उसका ससुर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है मोयोज जो दे रखा है, मोयोज ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति कौन, तो यह व्यक्ति जो है यह व्यक्ति
मेरे माँ की एकमात्र बहू यानी उसकी बीवी के पुत्र के यानी उसके उसके बीवी के पुत्र यानी उसके पुत्र के नाना यानी उसके ससुर का एकमात्र बेटा है। उसके ससुर का एकमात्र बेटा यानी उसका साला हो गया। कह रहा है यदि मयोज का कोई भाई ना हो, सिर्फ एक बहन को छोड़कर उस चित्र में उल्लेखित व्यक्ति का मयोज से क्या संबंध हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया ना उसका साला हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वह उसका साला हो जाएगा। आगे देखिए, कभी भी आपकी रिश्ता पूछे तो आप उससे अपने को जो है जो है कंपेयर कीजिए, आपका उत्तर जो है निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है देखिए ABCDEFG एक 6 मंजिल इमारत में रहने वाले 6 व्यक्ति हैं। कौन है? तो देखिए ए है बी 6 व्यक्ति हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से लिखते हैं, जैसे देखिए 6 5 4 3 2 1, ये 6 लोग हो गए। कह रहा है मंजिले इमारत में व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग अलग मंजिले पे रहता है। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक जो है 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। एफ मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, यानी एफ बता रहा है एफ जो है वह 3 पर रहता है। फिर कह रहा है कि बी और ई एफ की मंजिल से नीचे वाले हैं। बी और देखिए अगर बात करें तो बी और अगर ई को जो है हम यहाँ कर सकते हैं, और या तो हम ई और बी को यहाँ कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि नीचे वाले मंजिले पर रहते हैं, डी उस मंजिल पर रहता है जो एक ही मंजिल से आपका नीचे है, यानी एक ही मंजिल से जो है नीचे वह आपका डी यहाँ मान लीजिए 5वें पर रहता है। अब कह रहा है कि किंतु सी मंजिल से ऊपर है, यानी ये सी क्या है? तो सी मंजिल से ऊपर है। अब क्या पूछ रहा है देखिए, कह रहा उनमें से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है? तो सबसे ऊपरी मंजिल पे भाई साहब ए रहते हैं, जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है एक पुस्तकालय कह रहा कि एक पुस्तकालय के सदस्य ABCD बंगाली, गुजराती और तमिल उर्दू भाषाएं की जो है पुस्तक लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक एक अलग अलग शैली यानी जीवनी, निबंध और उपन्यास और नाटक की है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। ए उर्दू और तमिल नहीं पढ़ता है। बी जो है ना तो जीवनी और ना ही गुजराती पुस्तक ली है। डी जो है तमिल पढ़ता है और उस नाटक में कोई दिलचस्पी उसे उसे नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। सी और ए ने क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया। दी गई जानकारी के आधार पर शैली के इनमें से कौन सा सही संयोजन है? तो अगर बात करें देखिए, यहाँ पे आपके सदस्य हो जाएंगे कौन से? तो सी हो जाएंगे, और कौन है? बी हैं, और भाई साहब कौन हैं? तो डी हैं और ए हैं। डी हैं। ये देखिए इधर आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी? तो शैली हो जाएगी। शैली हो जाएगी। अब बात करें तो सी क्या? देखिए सी जो हो जाएगा वह बंगाली हो जाएगा। बंगाली हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? बी का उर्दू हो जाएगा। उर्दू हो जाएगा। और ये आपका डी का तमिल हो जाएगा। तमिल हो जाएगा। और डी ए का क्या हो जाएगा? तो गुजराती हो जाएगा। गुजराती। अब बात करें यह क्या हो जाएगा? तो उपन्यास हो जाएगा। उपन्यास हो जाएगा। और तमिल वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी जीवनी। जीवनी हो जाएगा। उर्दू का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाटक। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रख लीजिए। और बंगाली का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निबंध। निबंध। तो कह रहा है क्या कि दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोजन सही है? भाषा शैली का जो है भाषा शैली का, तो अगर बात करें तो देखिए तमिल क्या है? तो तमिल जो है देखिए यहाँ पर तमिल क्या है? तो तमिल जीवनी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तमिल क्या है? तो तमिल तमिल एक जीवनी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे रखते चले जाइए, आपका उत्तर जो है निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं 44 है ना 45 नंबर की ओर। अब यहाँ देखिए कथन और निष्कर्ष से है। कह रहा है कि
सभी कबूतर पकते हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो कबूतर हैं, देखिए कबूतर हैं, ये क्या हो जाएगा, एक ही सेकेंड, सभी कबूतर, ये सभी कबूतर क्या हो जाएंगे, सभी कबूतर पकते हो जाएंगे। प भागते हैं ना, हाँ भागते हैं, भागते, सभी कबूतर भागते हो जाएंगे। और सभी भागते मैना है, सभी भागते क्या हैं, सभी भागते मैना है। देखिए डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब बात कर रहा है, देखिए निष्कर्ष कह रहा है सभी मैना कबूतर हैं। सभी मैना क्या कबूतर हैं, देखिए अब मैना बाहर है, कबूतर अंदर हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यही क्या कह रहा है कि सभी कबूतर मैना हैं। क्या कह रहा है, सभी जो कबूतर हैं वह मैना है, यानी कबूतर क्या है, तो मैने के अंदर है। इस वजह से विकल्प हमारा दूसरा जो है अनुसरण कर रहा है। केवल भी केवल ऑप्शन दूसरा जो है निष्कर्ष का पालन कर रहा है। दूसरा हमारा किस में है, दूसरा हमारा देखिए ऑप्शन ए में है ना, हाँ ऑप्शन ए में है, केवल केवल आपका निष्कर्ष नंबर 2 पालन कर रहा है। आगे देखिए, अब फिर एक कथन निष्कर्ष है, सभी कीड़े मच्छर हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो कीड़े हैं, देखिए कीड़े आपके दे रखा है ना, सभी कीड़े क्या हैं, तो सभी कीड़े मच्छर हैं। ये मच्छर भाई साहब हो गए। और सभी फिर सभी मच्छर पक्षी हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, सभी मच्छर क्या हैं, तो सभी मच्छर पक्षी हैं। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कह रहा सभी मच्छर कीड़े हैं, तो सभी मच्छर कीड़े हैं क्या, बाहर का अंदर की तरफ सभी का पोर्शन तो नहीं सही होता है। अगर कुछ कहता तो सही हो जाता, तो हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा। अब सभी कीड़े पक्षी हैं, सभी कीड़े पक्षी हैं, बाहर अंदर से बाहर की तरफ का यह पोर्शन सही हो जाएगा। यानी केवल व केवल हमारा 2 निष्कर्ष उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए भी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल व केवल ऑप्शन दूसरा हमारा जो है उपयुक्त है। अब देखिए क्या कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के लिए समूहों के बीच संबंधों को सही तरीके से दर्शाता है। कह रहा नाटी महिलाएं हैं, सफ़ेद बालों वाली लोग हैं और भारतीय हैं। तो ऐसे की बात करें तो देखिए ऐसे को केवल ऑप्शन बी हमारा जो है निर्धारित कर सकता है। बात करें तो ये नाटी महिलाओं का समूह हो जाएगा, ये सफ़ेद बालों वालों का, और ये आपका इंडियन का। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित बेन आरेख के अनुसार बिग, क्या कह रहा है, निम्न प्रदर्शित बेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर दे रखा है ना, बिग क्लेवर। कह रहा है निम्न प्रदर्शित बेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ क्या होगा। बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ क्या होगा, तो देखिए ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये पैरोट का है, और ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ये बिग का है, और आपका सर्कल यानी गोला है, और क्लेवर जो आपका दे रखा है वह आपका त्रिभुज है। 48 नंबर प्रश्न है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए अगर बात करें तो क्लेवर का पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये यानी सी वाला, ये वाला हो जाएगा, सी वाला, सी वाला देखिए, सी वाला यहाँ देखिए आपका सी जो दे रखा है ये आपके हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे बिग क्लेवर पैरोट के अंदर। यानी पैरोट का यह भी हिस्सा हो जाएगा इसमें, पैरोट का हिस्सा यह भी हो जाएगा। और फिर बात करें तो ये भाई साहब बिग के अंदर भी आ जाएंगे, और किसी में आएंगे तो बिग क्लेवर पैरोट, हाँ बस 2 चीज़ों के अंदर ही आएंगे। तो इस वजह से विकल्प ए हमारा जो कि सी में है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी एक सीधी पंक्ति में जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर यह मुख मान 7 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति हैं, और सभी का जो मुख है वह उत्तर दिशा में है। अब देखिए चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए मुख करके बैठे ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर ए को देखिए, ए और जी, मान लीजिए ए को हम देखिए, जी को हम यहाँ बैठा देते हैं, जी को यहाँ बैठा देते हैं, और इनके बीच केवल आपके 3 व्यक्ति यहाँ, ए को हम यहाँ बैठा देते हैं।
अब कह रहा है ए के बाएं केवल 2 लोग हैं। ए के बाएं, हाँ ठीक है, ए के बाएं 2 लोग हो जाएंगे आपके, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए के बाएं 2 लोग हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि एफ जी के ठीक बगल में नहीं है। एफ जो है जी के ठीक बगल में नहीं है, तो एफ जो है इसको एफ यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा है, फिर कह रहा है कि एफ ई के दाई है। एफ जो है ई के दाई है, तो ई को हम यहाँ बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं। और कह रहा है कि सी बी के दाई और ठीक बगल में है। सी बी के दाई और ठीक बगल में है, तो सी जो है बी को यहाँ बैठा देते हैं और सी को यहाँ बैठा देते हैं। और कौन लास्ट में बचा? लास्ट में एक बचा, वो कि आपके डी भाई साहब हैं। तो अब देखिए कह रहा है क्या कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो बाएं सिरा यानी लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। तो ये कौन बैठते हैं? तो भाई साहब ये डी बैठे हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। और 49, अब देखिए 50 नंबर की ओर। फिर कह रहा है कि ए बी सी डी एफ जी एक वृत्ताकार के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब वृत्ताकार के लिए कह रहा है ना, वृत्ताकार हम बना देते हैं, थोड़ा सा सही बनाएं, यानी इस तरह से बनाएं। अब देखिए वृत्ताकार हो गया। अब ये सेंटर की तरफ बैठे हैं, मान लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना, तो 8 बना देते हैं, एक इधर कर देते, एक इधर, 4 इधर हो गए, 5 6 7 और 8, 8 लोग हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, सीधे अब चलते हैं प्रश्न पर। कह रहा कि क्या कह रहा है कि वृत्त के चारों ओर बाहर की ओर मुँह करके जो है खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। सी सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है ए और जी का पड़ोसी नहीं, अभी हम कुछ नहीं करते हैं। कह रहा डी ए के, डी जो है ए का पड़ोसी है। अगर डी जो है ए का पड़ोसी, अगर हम डी को यहाँ बैठा देते हैं, ए भाई साहब को यहाँ बैठा देते हैं, तो ये आप इसका पड़ोसी हो जाएगा। कह रहा है लेकिन एच का पड़ोसी नहीं है। ये अगर एच का पड़ोसी नहीं है, तो अभी एच को यहीं रख देते हैं। तो एच का देखिए, यहाँ हम एच को यहाँ बैठा देते हैं, एच को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा ई एच का पड़ोसी है। ई जो है एच का पड़ोसी है, तो ई भाई साहब को हम यहाँ कर देते हैं। अब कह रहा है ई एच का पड़ोसी है, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ को यहाँ बैठा देते हैं। फिर कह रहा है कि बी एफ के, बी जो है एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी है, यानी बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा है कि पड़ोसी और डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। हाँ ठीक है, डी के दाएं, तो उसके बाद यहाँ पे सी भाई साहब एक बचे। उसके बाद आपके कौन बचे? तो जी बचे। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जी के ठीक दाईं बगल में खड़ा है। तो दाएं में कौन खड़ा है? जी के दाएं ठीक बगल में। तो देखिए दाईं ओर, जी के दाईं ओर या बाईं ओर? तो डी के दाईं ओर बगल में आपके कौन खड़े हैं? तो एफ खड़े हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में कितने ऐसे डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है, यानी तुरंत बाद डब्लू है, लेकिन लेकिन तुरंत पहले के नहीं आना चाहिए, यानी के क्या, के नहीं आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। देखिए एक तो आपके देखिए जी यहाँ पर आपका एक देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा? उसके बाद देखिए एक तो यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा? उसके बाद जेड एक दे यहाँ मिल जाएगा। एक तो आपके ऐसे कितने मिल जाएंगे? ऐसे केवल आपके 3 मिलेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक प्रश्न के दिए गए हैं, तय करें कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है, सही उत्तर का चुनाव करें। कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है समिता तन्या रेखा में कौन सबसे छोटी है। तो देखिए कह रहा है कि ऑप्शन पहला कह रहा है कथन, कथन पहला कह रहा है कि देखिए समिता रेखा से लंबी है, रेखा तन्या से छोटी है। समिता है, समिता है, उसके बाद रेखा है, उसके बाद कौन है? रेखा, रेखा के बाद कौन है? तो तन्या है, तन्या के बाद क्या है? तो रेखा है। अब देखिए कह रहा कि समिता रेखा से लंबी है, उसके बाद तन्या जो है छोटी है, किससे? रेखा से।
अब ये देखिए सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहीं पर रेखा सुरभि से छोटी है, यानी सुरभि से रेखा छोटी है, यानी ये सुरभि इधर हो जाएगी, सुरभि, और इधर जो हो जाएगी रेखा हो जाएगी। फिर कह रहा है सुरभि समिता से लंबी है, तन्या सुरभि से छोटी है। अब फिर देखिए सुरभि हो जाएगी, फिर उसके बाद कौन हो जाएगी? समिता हो जाएगी, उसके बाद सुरभि, सुरभि के बाद हो जाएगी तन्या हो जाएगी। अब थर्ड पोर्शन देखिए क्या कह रहा है? नहीं, दो ही पोर्शन दे रखा है ना। तन्या है, तन्या है। तो अब देखिए अगर बात करें तो इसमें हमारा देखिए विकल्प हम सी पे लगा देंगे। कथन एक दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितना नंबर है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कथन एक और दो दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप जो है इसे स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें सी हमारा, यानी ऑप्शन देखिए सी का मतलब देखिए कि आपका ढका हुआ था केवल केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दूसरा जो है अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो केवल आपका देखिए ये वाला, यानी ऑप्शन देखिए सी में जो ए दे रखा है ये सही हो जाएगा। तो अब फिर देखिए इसी तरह का प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सैलू के पास बराबर वजन के समान 15 बॉक्सेस का कुल वजन क्या है? अब पहला कह रहा है बॉक्स का वजन 1/3 150 ग्राम है, और बॉक्सेस में चावल हैं। तो अब बात करें तो देखिए मान लीजिए एक्स है, एक बटा कितना दे रखा है आपका? 1/3 दे रखा है ना, और ये आपका कितना है? 150 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब बात करें एक्स, तो 15 × 4 = 60, ही हो जाएगा 450 ग्राम हो जाएगा। और 15 बॉक्स में कुल वजन कितने हो जाएंगे? 15 आपका 6750 आपका ग्राम में आ जाएगा। तो अतः एक आपका देखो बात करें तो केवल भी केवल आपका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अब देखिए कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, कह रहा देखिए एक सर्वेक्षण हुआ है कि जो आपका पेय पदार्थ है पसंद में हाल ही में एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% लोगों ने कॉफ़ी, और 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों ने कुछ भी पसंद नहीं किया। तो अब देखिए कह रहा है कि चाय काफ़ी से बेहतर पदार्थ है, और सेकंड कह रहा है दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब बात करें देखिए यहाँ पे निष्कर्ष भी दे रखा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, देखिए अब दिख रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट जो है, केवल निष्कर्ष हमारा दो जो है इसमें फॉलो कर रहा है। कि देखिए अगर बात करें निष्कर्ष एक द्वारा कॉफ़ी से बेहतर पेय पदार्थ है, यह निष्कर्ष पालन नहीं करता है। क्या पालन नहीं करता है? क्योंकि यह कथन में नहीं कहा गया, जबकि निष्कर्ष दो जो है दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, यह निष्कर्ष कथन का पालन कर रहा है। और फिर देखिए कह रहा है कि नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, और अंकिता अंकिता जो है अंकित बहुत लंबा है। तो निष्कर्ष कह रहा है क्या कि अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, और सेकंड कह रहा है कि अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। तो इसमें हमारा बात करें, इसमें भी हमारा 55 में इसमें भी हमारा या तो निष्कर्ष एक पालन करेगा या तो निष्कर्ष हमारा दो पालन करेगा। क्यों? क्योंकि बात करें तो अंकित की शादी नर्स से हुई, यह कथन में दिया गया है कि अंकित बहुत लंबा है, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से ही शादी करती हैं। यह सत्य है, लेकिन निष्कर्ष दो जो है नकारात्मक है। यह तथ्य की पुष्टि हो रही है, इस प्रकार ना तो हम निष्कर्ष एक सत्य मान सकते हैं, ना ही हमारा दूसरा होगा। अब फिर यही कह रहा है कि एक कथन में उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? अब देखिए इसमें हमारा अगर अब टी अगर छोटा है आपका ई से, अब देखिए यहीं पे कह रहा है टी आपका ई से छोटा है। अब फिर कह रहा है एक्स जो है आपका वह आपका छोटा है यू से। तो हम मुझे तो नहीं लगता इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। बी लगा देंगे कि ना ही हमारा निष्कर्ष एक है, ना ही हमारा निष्कर्ष दो सही होगा।
कथन देखिए कह रहा KBCL ने एलायंस को अपने तेल बेचने का फैसला किया है। फिर कह रहा एलायंस ने पिछले महीने से तेल की खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। तो कथन ए बी दोनों स्वतंत्र कारण है या बी कारण या ए प्रभाव है। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी कारण है और ये इसका प्रभाव है। देखिए एलायंस ने पिछले महीने में तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया था। इसके ज़्यादा लाभ कमाने के लिए KBCL ने एलायंस को तेल बेचने का फैसला किया है। तो कारण भी है ये इस पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। कह रहा नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे? तो अगर बात करें 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज अगर देखिए अगर एक 4 इधर हो जाते हैं, 4 इधर हो जाते हैं, नहीं 4 नहीं होंगे, 1 2 3 4, हाँ 4 अगर इधर हो जाते हैं, 4 इधर हो जाते हैं और 4 इधर हो जाते हैं और एक आपका इधर हो जाता है। तो ऐसे में कितने हो जाएंगे? तो अगर बात करें देखिए ऐसे अगर देखेंगे ना, इसमें अगर देखिए कोई ट्रिक तो काम करेगा नहीं। इसमें हमारे टोटल 32 आ जाएंगे। कितने? 32 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए 5 6 7 8 ये हो गया। 8 के बाद आपका देखिए 8 के बाद 9 10 11 12, 12 के बाद आपका 13, ये 13वां आपका हो जाएगा। अब 13 त्रिभुज तो आपके टोटल ऐसे ही निकल गए। बाकी अब बाकी और दिखाएंगे ना। बाकी एक बड़ा वाला भी तो ऐसे बनेगा, बड़ा वाले के साथ फिर एक ऐसे जाएगा। इस तरह से आपके टोटल इसमें 32 त्रिभुज हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा। अब फिर यही देखिए कह रहा है कि 59 नंबर में कि रेखा के चित्र पर उपयुक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा। अब इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए आपका ये वाला दर्पण प्रतिबिंब इस पे बन जाएगा, बस पलट जाएगा और ये त्रिभुज आपका जो है, ये डंडी जो आपका है वह आपकी इस साइड आ जाएगी। अब देखिए कह रहा पाई चार्ट का अध्ययन करें और निश्चित स्थान के वार्षिक कृषि उपज को दर्शाता है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ कह रहा है कुल उत्पादन टन में दे रखे हैं। कह रहा है यदि कुल उत्पादन आपका 8100 टन है तो चावल का उपज टन में क्या है। तो चावल आपका देखिए कहाँ पर है, तो आपका राइस आपका देखिए 40 डिग्री यहाँ पर राइस दे रखा है। 40 डिग्री आपका 8100 आपका टोटल है, 8100 और आपका 40 डिग्री आपका राज चावल है। आपका टोटल आपका डायग्राम हो जाएगा 360 डिग्री का। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 से 10 और 10 से 10। यहाँ देखिए आपका यानी आपका कितना आ जाएगा? टोटल 900 आ जाएगा। कितना? टोटल 900 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। 1 मिनट देखिए, यहाँ से 10 से कट गया, 4 9 36 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल? आपका 900 आ जाएगा। अब कह रहा है मई 2024। अब ये देखिए, अब चलते हैं मैथ की तरफ। देखिए मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या आपकी इतनी इतनी है, 72 से विभाज्य, जहाँ के आपका बराबर नहीं है पी के, तो 3k + 2p का मान क्या होगा। अब 72 का कटने का आपका रूल क्या होता है? 72 के विभाज्य का नियम क्या होता है? या तो आपका 8 से कटेगा या तो आपका ये 9 से कटेगा। यहाँ तो हो गया। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? ये 8 से पूरा विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्यता का नियम 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब अगर बात करें तो के की जगह हम क्या रख सकते हैं? के की जगह हम 3 रख दें। और बात करें के की जगह हम 3 रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये है, अब के की जगह हम 3 रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो 500 5k 6 है ना। तो 5 आप के की जगह हम क्या रख दें, यहाँ आपका 5 है और क्या है, तो आपका 6 है। अब इसकी जगह हम क्या रख देते हैं? यहाँ की जगह हम 3 रख देते हैं, आपका 6 हो जाएगा। और बटे क्या कर देते हैं? बटे हम आपका 8 से नियम है ना, तो 8 से इसे काटते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 सत्ते 8 छः 48, यानी आपका 67 बार में यहाँ पर कट जाएगा। अब यह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं। अब हम जो है p बराबर कितना रखते हैं,
तो p बराबर हम रख देते हैं आपका 2 रख देते हैं। कितना? 2 रख देते हैं। तो आपका देखिए कहाँ पर है आपका p यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा टोटल। अब हम यहाँ पे रखते हैं 8 है और फिर आपका क्या है 8 है और प्लस का 8 है। उसके बाद p बराबर हम क्या रखेंगे? p बराबर हम 2 रख देते हैं। उसके बाद क्या है प्लस का 5 है। उसके बाद प्लस का 5 है और 4 है। उसके बाद क्या है 0 है। 0 के बाद क्या है 0 के बाद 8 है। उसके बाद प्लस का 5 है और k की जगह कितना आया है? तो k की जगह 3 आया है और प्लस का 6 आ जाएगा। अब संख्याएं या टोटल कितनी है? अब देखिए अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात करें हम इसे जो है 9 से विभाज्य करते हैं। अब इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर हमें 54 प्राप्त होगा। अब इसे जो है हम 9 से काटते हैं तो 9 छक्का 54 ये 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब हम इस पे मान रखते हैं क्या है 3k है और क्या है प्लस का आपका 2p है। अब 3 हो जाएगा और k की जगह क्या रखेंगे? k की जगह हम 3 रखेंगे और प्लस 2 और p की जगह क्या रखेंगे? p की जगह 2 रखेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है यदि संख्या 648 684 वाई 6 से 8 से विभाज्य है तो वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब 8 से विभाज्यता का नियम है यदि ये संख्या 3 अंकों में से 8 से विभाज्य हो मान लीजिए 3 अंक है मान लीजिए कोई भी तो आपका अगर ये आपका तीनों संख्या को जोड़ने पर अगर ये 8 मिलता है तो पूर्णतः विभाज्य होगी। तो संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी जैसे आपका देखते हैं जैसे आपका संख्या 6 4 8 4 या मान लीजिए वाई की जगह 1 रख देते हैं और आपका 6 हो जाएगा। तो आपका कितना देखिए आपका 4y है देखिए यहाँ पर रख देंगे वाई की जगह 1 रख देंगे और आपका 6 हो जाएगा। अब इसे किससे काटते हैं? तो 8 से काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 पच्चे 40 या आपका 8 पच्चे 40 यानी आपका 52 आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो एक आपका रखना पड़ेगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाई की जगह न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? सबसे भिन्न छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए आपका 1/10 है ना। अब इसे भाग देंगे तो आपका भाग विधि से तो आपका कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब कितना उसके बाद क्या है 1 बटा आपका 100 है ये कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 बटा कितना है तो 1000 है 1000 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0.009 हो जाएगा। उसी प्रकार कितना है आपका 500 बटा कितना है आपका 10,000 10,000 है। अब इसे जो है करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो तो आपका कट ही जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.05 आ जाएगा। अब बात करें तो देखिए 0.1 आ गया ये आपका बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कौन बड़ा हो जाएगा 0.05 यह आपका उससे बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा आपका 0.009 और 9 इससे उससे उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? एक लास्ट बचेगा। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ये वाला। कह रहा कि देखिए अंडर रूट में 1350 का मिश्रित खंडी रूप क्या होगा? तो चलिए इसे पहले फैक्टर विधि से तोड़ते हैं। 1350 दे रखा है ना। तो देखिए 1350 दे रखा है 1350 है। तो पहले इसे हम तोड़ते हैं देखिए किससे तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 2 तिया 6 3 त्रिका 9 3 3 और डबल 5 ये आपका हो जाएगा 1350 का हो जाएगा। अब बात करें तो 3 बार 3 है। देखिए जोड़ा बनाते हैं देखिए एक जोड़ा बनाते हैं 3 का एक जोड़ा बनेगा और एक आपका 5 का बनेगा। तो 3 पचे 15 तो आपका बाहर ही निकल जाएगा और एक आपका क्या बचेगा 2 तिया 6 15 और अंडर रूट 6 देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा आप देखिए कह रहा कि ये संख्याएं दे रखी है और लघुत्तम और समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए।
लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए इसमें अगर बात करें तो 2 पे 4 और आपका 3 पे, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आएगा। 2 पे 4, 3 पे आपका 3 पे 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 पे 5 होगा, उसके बाद 7 का जो है 7 पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहे यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,17,50,000 से बढ़कर आपका इतनी हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात करना है। औसत वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब बात करें जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो 26,25,000। अब माइनस कर देते हैं कितना, आपका 17,50,000। तो यह माइनस करेंगे तो आपका 87,500 87,500 आ जाएगा। अब जब औसत जनसंख्या निकालेंगे प्रति वर्ष में कितना निकल रहा है, अब ये आपका कितने से 5 से 5 वर्षों में कह रहा है ना, तो ये आपका काटने के बाद कितना आ जाएगा, तो काटने के बाद आपका 17,500 ये आपका आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा। आप प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे 17,500 और बटे आपका 17,50,000, अब गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब 175 है, 175 यहाँ कट जाएगा, या कितना आ जाएगा आपका, केवल 10% आ जाएगा। 10% देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में जो है प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो कितने वर्षों में जनसंख्या बढ़ के 1331 हो जाएगी। बाकी देखिए मैथ है, मैथ आप मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसे जो है पीडीएफ के तौर पर मैथ को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। बाकी मैं इसे जो है पीडीएफ के तौर पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं मैथ के फ़िलहाल। बाकी हैं, आप कहेंगे तो अलग से भी मैथ मैं आपको सॉल्व करा के बता दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।